क्या हाल चाल है? बढ़िया है। सैयद वंश पढ़ेंगे ना? आ जाइए। हेडिंग तो मार ही लिए हैं, सैयद वंश। सैयद वंश आ जाइए। सैयद वंश समझिएगा आप। एक दो क्वेश्चन का पहले जवाब दीजिए। है लड़का है, खड़ा हो जाइए। हाँ, दीवाने को ही नामक विभाग का गठन किसने किया? फिरोज शाह तुगलक। बहुत बढ़िया। है लड़की है, खड़ा हो जाइए। किसानों के तकाबी ऋण को माफ किसने कर दिया? फिरोज शाह तुगलक। बैठ जाइए। है लड़का है, खड़ा हो जाइए। तुगलकाबाद के किले का निर्माण किसने करवाया? फिरोज शाह तुगलक। बहुत बढ़िया। है लड़की है, खड़ा हो जाइए। उधर 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 खड़ा हो जाइए। अरे उधर उधर। हाँ, आप बताइए। ह के सर्व नामक नया कर कौन लगाया था? फिरोज शाह तुगलक। ह के सर्व किस प्रकार का कर? बैठ जाइए। है लड़का है, खड़ा हो जाए। उधर खड़ा होइए। खड़ा होइए। हाँ, सही है जी। रजबाही और उलुखानी नामक नहर कौन बसाया? आए, फिरोज शाह। अच्छा। अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत का अभियान क्यों किया? धन। ठीक है, बैठ जाइए। है, खड़ा हो जाइए। बताइए। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन? गुलाम वंश का अंतिम शासक केकुबाद। अच्छा, उठा के पटक देंगे हम, कपार कान ढह जाएगा। ए लड़का है, इधर खड़ा हो जाइए। ए, उधर उधर। हाँ, पीछे दिखाइए। हाँ, खड़ा हो जाइए। खड़ा होइए, खड़ा होइए। अरे खड़ा होइए ना जी। छिप रहा है कैसे? आपके जस्ट पीछे। हाँ, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम स्पष्ट तौर पर देवीय राजत्व का सिद्धांत प्रस्तुत किया? ए लड़की है, उधर खड़ा हो जाइए। हाँ, खड़ा होइए। भारत में मकबरा शैली का जन्मदाता किसे माना जाता है? ए, पीछे जो मुड़ रही है, इधर है लड़की है उधर चश्मा वाली। खड़ा होइए तो। नहीं नहीं, उधर पीछे। खड़ा हो जाइए, खड़ा हो जाइए। अरे आप ही बोल रहे हैं। हाँ, खड़ा होइए। हाँ, बताइए।
अलाउद्दीन खिलजी जब रणथंभौर का अभियान किया था तो वहां का शासक कौन था? चलिए, सट खड़ा हो जाइए। नहीं नहीं, उसके पीछे, हाँ खड़ा हो जाइए। हाँ, अलाउद्दीन खिलजी को कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त हुआ? आए? रुद्र प्रताप, प्रताप रुद्रदेव, प्रताप रुद्र, रुद्र प्रताप। ठीक है, बैठ जाइए। उधर खड़ा हो, ये रेड ड्रेस, रेड रेड, उसके पीछे पिलर के सामने, पिलर के बगल में जस्ट। हाँ बताइए। हाँ, फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित अस्पताल क्या कहलाता था? एकदम पृथ्वी पर का बोझे है। खड़ा हो जी। अद्धा और बीख, अद्धा और बीख नामक सिक्का कौन जारी किया था? बैठ जाइए। चलिए आ जाइए, अब देखते हैं। सैयद वंश, सैयद वंश दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो 5 राजवंश शासन किया है उसमें शासन करने वाला चौथा राजवंश है सैयद वंश। और सैयद वंश का शासन रहा है 1414 ईस्वी से लेकर के 1451 ईस्वी। और सैयद वंश में टोटल 4 शासक हुए। और सैयद वंश में जो टोटल 4 शासक हुए उसमें एक हुआ खिज्र खां। खिज्र खां का शासन 1414 से लेकर के 1421। खिज्र खां के बाद मुबारक शाह, और मुबारक शाह का शासन रहा है 1421 से 1434। 1434। और मुबारक शाह के बाद अगले बने हैं मोहम्मद शाह। और मोहम्मद शाह का शासन रहा है 1434 से 1443। और मोहम्मद शाह के बाद अगले शासक बने हैं अलाउद्दीन आलम शाह। अगले शासक बने हैं अलाउद्दीन आलम शाह। और जो अलाउद्दीन आलम शाह है, अलाउद्दीन आलम शाह का शासन रहा है 1443 से लेकर के 1451। 1443 से लेकर के 1451। यही 4 शासक सैयद वंश में बने हैं। सैयद वंश से बहुत कम क्वेश्चन पूछा जाता है। आज तक कंपटीशन के इतिहास में मुश्किल से हमको लगता है सैयद वंश से 2 से 3 प्रश्न पूछे गए हैं। कोई भी परीक्षा का क्वेश्चन बैंक पलट करके देख लीजिएगा, मुश्किल से 2 से 3 प्रश्न पूछे गए हैं। कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं उस प्रश्न से भी हम आपको अवगत करवाएंगे, लेकिन पहले आप इसको पढ़िए, समझिए। आप सब लोग को हमने इस्लाम धर्म पढ़ाया है, और इस्लाम धर्म जब हमने आपको पढ़ाया था
तो इस्लाम धर्म के विषय में हमने आपको बतलाया था कि जब इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का निधन हो गया तो इसके बाद इस्लाम धर्म दो भाग में बट गया था, शिया और सुन्नी। शिया और सुन्नी जैसे दो भाग में इस्लाम धर्म बट गए थे। दिल्ली सल्तनत में जो 5 राजवंश शासन किया है, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी, इन 5 राजवंशों में से ये एकमात्र ऐसे राजवंश है, सैयद वंश, एकमात्र ऐसे राजवंश हुए जिसका संबंध शिया संप्रदाय से है, जिसका संबंध शिया संप्रदाय से था, जिसका संबंध शिया संप्रदाय से था। इसके अलावे जो अन्य 4 राजवंश है, चाहे लोदी वंश हो, तुगलक वंश हो, खिलजी वंश हो, गुलाम वंश हो, वो चारों सुन्नी मुसलमान हुआ करते थे। उन चारों राजवंश के शासक सुन्नी मुसलमान हुआ करते थे, जबकि ये सैयद वंश के शासक जो है आपको शिया मुसलमान हुआ करते थे। सैयद वंश के शासक शिया मुसलमान हुआ करते थे। और दूसरी बात यह है कि जो सैयद वंश के शासक हुए खिज्र खां, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन आलम शाह। खिज्र खां का उत्तराधिकारी उसका बेटा मुबारक शाह, मुबारक शाह का उत्तराधिकारी उसका भतीजा मोहम्मद शाह। मुबारक शाह का अपना कोई बेटा नहीं था, जिस वजह से मुबारक शाह का उत्तराधिकारी उसका भतीजा मोहम्मद शाह बना और मोहम्मद शाह का उत्तराधिकारी उसका बेटा अलाउद्दीन आलम शाह बना। एक ही वंश के थे ये सब लोग, एक ही वंश के थे ये सब लोग, और सबका संबंध शिया संप्रदाय से रहा है। और साथ ही साथ जो है सैयद वंश के शासक अपने आप को लेकर यह कहा करता था कि हम पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का वंशज हैं, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का वंशज हैं। सैयद वंश के शासक अपने आप को पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का वंशज बतलाया करता था। इन चारों शासकों में सैयद वंश के जो सबसे महान शासक हुए वो खिज्र खां हुए। सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खां हुए। ये वही खिज्र खां है जो खिज्र खां तैमूर को भारत लूटने में मदद किया था। तैमूर को भारत लूटने में खिज्र खां ने मदद किया था, वही खिज्र खां है। और जब तैमूर भारत को लूटकर वापस लौट रहा था तो तैमूर ने इन्हें मुल्तान, लाहौर, दीपालपुर का क्षेत्र दे दिया। खिज्र खां को तैमूर ने या तैमूर ने खिज्र खां को मुल्तान, लाहौर, दीपालपुर का क्षेत्र दे दिया। और बाद के वर्षों में तुगलकों की दयनीय हो रही स्थिति का खिज्र खां ने फायदा उठाया और उसका फायदा उठाते हुए ही खिज्र खां ने तुगलक वंश के स्थान पर सैयद वंश के शासन की नींव डाली। और खिज्र खां जब सुल्तान बने तो इन्होंने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। खिज्र खां जब सुल्तान बने तो इन्होंने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। ये अपने आप को रैयत आला की उपाधि अर्थात तैमूर के मातहत की उपाधि या तैमूर के सेनापति की उपाधि से ही अपने आप को संतुष्ट रखा। और जब ये शासक बने तो इन्होंने तैमूर के पुत्र शाहरुख को कर भेजने का काम किया। तैमूर के पुत्र शाहरुख को कर भेजने का काम किया था। तैमूर का तो निधन हो गया था। तैमूर के निधन होने के बाद तैमूर का उत्तराधिकारी उसका बेटा शाहरुख बना था। तो जो खिज्र खां था, खिज्र खां तैमूर के पुत्र शाहरुख को कर भेजने का काम किया और खिज्र खां ने जो सिक्का जारी किया उस सिक्का पर शाहरुख का नाम अंकित करवाया, अपना नाम अंकित नहीं करवाया। और जब तक खिज्र खां जीवित रहे तब तक तैमूर के पुत्र शाहरुख को जो है ये कर देता रहा। और खिज्र खां हमेशा इस बात का दिखावा करते रहा कि नहीं, हम तो भारत में तैमूर के उत्तराधिकारी हैं, हम भारत में तैमूर के उत्तराधिकारी हैं,
हम कोई सुल्तान नहीं है, हम कोई सुल्तान नहीं है। और फिर शासन प्रशासन करते हुए मई 1421 ईस्वी में खिज्र खां का निधन हो गया। और जब मई 1421 ईस्वी में खिज्र खां का निधन हो गया तो खिज्र खां के निधन होने के बाद खिज्र खां का उत्तराधिकारी उसका बेटा मुबारक शाह बना। मुबारक शाह बना और मुबारक शाह के विषय में कहा जाता है कि मुबारक शाह ने तैमूर के पुत्र शाहरुख को कर देना बंद कर दिया। मुबारक शाह ने तैमूर के पुत्र शाहरुख को कर देना बंद कर दिया और मुबारक शाह ने सुल्तान की उपाधि धारण की। मुबारक शाह ने अपने नाम से सिक्का चलाया। मुबारक शाह ने अपने नाम का खुतबा पढ़वाया, अपने नाम का खुतबा पढ़वाया। और मुबारक शाह ने ही 1433 ईस्वी में अपने शासनकाल के दौरान दिल्ली में यमुना नदी के तट पर मुबारकाबाद नामक शहर को बसाया था। और इन्हीं के दरबार में याहिया बिन अहमद सरहिंदी नामक विद्वान रहा करता था, जिन्होंने तारीख मुबारक शाही नामक साहित्य की रचना की थी। और जो तारीख मुबारक शाही नामक साहित्य है वह हमें मुबारक शाह के विषय में जानकारी प्रदान करता है, और जो तारीख मुबारक शाही नामक साहित्य है वही हमें सैयद वंश के विषय में जानकारी प्रदान करता है। इस चैप्टर से सबसे ज्यादा बार पूछा जाने वाला प्रश्न यही है कि कौन ऐसा साहित्य है जो हमें सैयद वंश के विषय में जानकारी प्रदान करता है। तो सैयद वंश के विषय में जानकारी प्रदान करने वाला जो साहित्य है वह है तारीख मुबारक शाही। तारीख मुबारक शाही। और जो तारीख मुबारक शाही नामक साहित्य है, इस साहित्य की रचना याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने किया था। याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने किया था। और फिर मुबारक शाह का भी शासन प्रशासन करते हुए सिद्धपाल नामक व्यक्ति ने 1434 ईस्वी में हत्या कर दिया। सिद्धपाल नामक व्यक्ति ने मुबारक शाह की हत्या 1434 में कर दिया। और मुबारक शाह का अपना कोई पुत्र नहीं था, इसलिए मुबारक शाह का उत्तराधिकारी उसका भतीजा मोहम्मद शाह बना। और मोहम्मद शाह को गद्दी पर बैठाने में मलिक उल सरवर का बहुत बड़ा योगदान था। मोहम्मद शाह को गद्दी पर बैठाने में मलिक उल सरवर का बहुत बड़ा योगदान था। इस बात को मोहम्मद शाह भी समझता था और इसलिए मोहम्मद शाह ने अपने शासनकाल के समय सबसे महत्वपूर्ण पद वजीर के पद पर मलिक उल सरवर को ही बैठाया। और जो मोहम्मद शाह था, मोहम्मद शाह सिर्फ नाम मात्र का सुल्तान था, जबकि मोहम्मद शाह के समय शक्ति की वास्तविक बागडोर या जो वास्तविक शक्ति था, वास्तविक शक्ति मलिक उल सरवर के हाथों हुआ करता था। मलिक उल सरवर के हाथों हुआ करता था। और मोहम्मद शाह के समय कहा जाता है कि मालवा के शासक महमूद खिलजी ने दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण कर दिया। मोहम्मद शाह के समय मालवा के शासक महमूद खिलजी ने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। और जब मोहम्मद शाह के समय महमूद खिलजी ने दिल्ली पर आक्रमण किया तो सरहिंद के सूबेदार बहलोल लोदी ने मोहम्मद शाह का साथ दिया। और सरहिंद के सूबेदार बहलोल लोदी ने मोहम्मद शाह का साथ दिया, इसलिए मोहम्मद शाह महमूद खिलजी को पराजित करने में सफल हो गया। और फिर मोहम्मद शाह बहलोल लोदी से काफी प्रभावित हुए और मोहम्मद शाह ने बहलोल लोदी को अपने पुत्र की संज्ञा दिया। मोहम्मद शाह ने बहलोल लोदी को अपने पुत्र की संज्ञा दिया और खाने खाना की उपाधि प्रदान किया। बाद के वर्षों में जाकर मोहम्मद शाह का निधन 1443 में हो गया। मोहम्मद शाह के निधन होने के बाद सैयद वंश का अगला शासक बना अलाउद्दीन आलम शाह, जो कि सैयद वंश का सबसे अंतिम शासक हुआ। और ये अपने शासनकाल के दौरान, इनका शासनकाल 1443 से 1451 है, अयोग्य शासक था। ये अपने शासनकाल के समय 1447 ईस्वी में, ये अपने शासनकाल के समय जो है 1447 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बदायूं घूमने के लिए गया। उत्तर प्रदेश के बदायूं घूमने के लिए गया और उसी दौरान जो है बदायूं इन्हें पसंद आ गया। और जब उत्तर प्रदेश का बदायूं इन्हें पसंद आ गया तो ये बदायूं में ही बस गए। वापस फिर ये दिल्ली नहीं लौटे। और जब ये
बदायूं में बस गए। और यह खबर जब बहलोल लोदी को लगी तो बहलोल लोदी काफी योग्य शासक था। बहलोल लोदी ने सैयद वंश के शासन के अंत की घोषणा 1451 ईस्वी में कर दिया और सैयद वंश के स्थान पर एक नए राजवंश लोदी वंश के शासन की स्थापना की घोषणा बहलोल लोदी ने कर दी। लेकिन अलाउद्दीन आलम शाह का हिम्मत नहीं हुआ कि बहलोल लोदी का विरोध करे, क्योंकि अलाउद्दीन आलम शाह को अपना औकात, अपना क्षमता पता था और अलाउद्दीन आलम शाह को इस बात का एहसास था कि वह बहलोल लोदी को कभी पराजित नहीं कर सकता है। और इसलिए अलाउद्दीन आलम शाह के जीवित रहते ही जब बहलोल लोदी ने लोदी वंश के शासन की स्थापना कर दी, उसका तनिक भी विरोध अलाउद्दीन आलम शाह ने नहीं किया। बाद के वर्षों में जाकर 1476 ईस्वी में अलाउद्दीन आलम शाह का बदायूं में ही निधन हो गया। अलाउद्दीन आलम शाह का बदायूं में ही निधन हो गया। और फिर जो है आपको अलाउद्दीन आलम शाह के समय में ही 1451 ईस्वी में भारत में एक नए राजवंश के शासन की शुरुआत हुई, जिसे लोदी वंश कहा जाता है। और अगर बात लोदी वंश की करें तो जो लोदी वंश है इनका शासन रहा है 1451 से 1526। 1451 से 1526 जो लोदी वंश है दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत शासन करने वाला अंतिम राजवंश है आपको लोदी वंश। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत शासन करने वाला अंतिम राजवंश लोदी वंश है। और जो लोदी वंश है, लोदी वंश में टोटल 3 शासक हुए। और लोदी वंश में जो टोटल 3 शासक हुए उसमें पहला शासक बहलोल लोदी। बहलोल लोदी का शासन 1451 से 1489। बहलोल लोदी के बाद दूसरा शासक सिकंदर लोदी। और सिकंदर लोदी का जो शासन है 1489 से 1517। 1489 से 1517। और सिकंदर लोदी के बाद जो है आपको इब्राहिम लोदी। सिकंदर लोदी के बाद आपको हुए इब्राहिम लोदी। और इब्राहिम लोदी का शासन काल है 1517 से 1526। 1517 से 1526। तो अब हम लोग चर्चा करेंगे बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी के विषय में। लेकिन उससे पहले चीजों को लिखिए। सैयद वंश 1414 से 1451 लिखिए। अब लिखिएगा। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत शासन करने वाले राजवंशों में दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत शासन करने वाले राजवंशों में दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत शासन करने वाले राजवंशों में एकमात्र राजवंश सैयद वंश है। एकमात्र राजवंश सैयद वंश है। एकमात्र राजवंश सैयद वंश है। जो शिया संप्रदाय से संबंधित 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 है। इस राजवंश के शासक उसी लाइन में कंटिन्यू। इस राजवंश के शासक अपने आप को पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का
पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का वंशज मानता था। वंशज मानता था, वंशज मानता था, फुल स्टॉप। इस वंश में कुल 4 शासक हुए जो निम्न है। इस वंश में कुल 4 शासक हुए जिसका क्रम निम्न है। इस वंश में कुल 4 शासक हुए जिसका क्रम निम्न है। इस वंश में कुल 4 शासक हुए जिनका क्रम निम्न है। इस वंश में कुल 4 शासक हुए जिनका क्रम निम्न है। इस वंश में कुल 4 शासक हुए जिनका क्रम निम्न है। इस वंश में कुल 4 शासक हुए जिनका क्रम निम्न है। अब लिखिए इसको। 1 नंबर में खिज्र खां, लिखिए 1 नंबर में खिज्र खां 1414 से 1421। एक नंबर में खिज्र खां 1414 से 1421। 2 नंबर में मुबारक शाह 1421 से 1434। 2 नंबर में मुबारक शाह 1421 से 1434। 3 नंबर में मोहम्मद शाह मोहम्मद शाह 1434 से 1443। 1434 से 1443। 4 नंबर में अलाउद्दीन आलम शाह 4 नंबर में अलाउद्दीन आलम शाह 1443 से 1451। 1443 से 1451। 1443 से 1451। अब नीचे से लिखिएगा। सैयद वंश की स्थापना, नीचे से लिखिएगा, पैराग्राफ में लिखाएंगे इसको। सैयद वंश की स्थापना, सैयद वंश की स्थापना खिज्र खां ने किया। खिज्र खां ने किया। सैयद वंश की स्थापना खिज्र खां ने किया, फुल स्टॉप। यही इस वंश का सबसे महान शासक था। यही इस वंश का सबसे महान शासक था। यही इस वंश का सबसे महान शासक था, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप। इन्होंने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। इन्होंने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। इन्होंने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। इन्होंने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, फुल स्टॉप। इन्होंने रैयत आला, बोर्ड पे लिख रहे हैं, इन्होंने रैयत आला, रैयत आला या तैमूर के मातहत
या तैमूर के मातहत, या तैमूर के मातहत उपाधि से ही, तैमूर के मातहत उपाधि से ही अपने आप को संतुष्ट रखा, अपने आप को संतुष्ट रखा। अपने आप को संतुष्ट रखा, अपने आप को संतुष्ट रखा। ये हमेशा ये हमेशा यह दिखावा करता रहा, ये हमेशा यह दिखावा करता रहा ये हमेशा यह दिखावा करता रहा कि वो भारत में तैमूर के प्रतिनिधि के तौर पर शासन कर रहा है। तैमूर के प्रतिनिधि के तौर पर शासन कर रहा है। तैमूर के प्रतिनिधि के तौर पर शासन कर रहा है। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। इन्होंने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। लिखा हुआ है, और सॉरी एक मिनट। इन्होंने ठीक है, इन्होंने तैमूर के पुत्र शाहरुख को शाहरुख को कर देना स्वीकार किया। इन्होंने तैमूर के पुत्र शाहरुख को कर देना स्वीकार किया। फुल स्टॉप। शासन प्रशासन करते हुए मई 1421 ईस्वी में मई 1421 ईस्वी में खिज्र खां का निधन हो गया। मई 1421 ईस्वी में खिज्र खां का निधन हो गया। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। खिज्र खां का उत्तराधिकारी उसका बेटा मुबारक शाह बना। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। खिज्र खां का उत्तराधिकारी उसका बेटा मुबारक शाह बना। खिज्र खां का उत्तराधिकारी उसका बेटा मुबारक शाह बना। उसका बेटा मुबारक शाह बना।
खिज्र खां का उत्तराधिकारी उसका बेटा मुबारक शाह बना। मुबारक शाह ने सुल्तान की उपाधि धारण की। 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 मुबारक शाह ने सुल्तान की उपाधि धारण की तथा अपने नाम का सिक्का जारी किया। तथा अपने नाम का सिक्का जारी किया। साथ ही साथ अपने नाम का खुतबा भी पढ़वाया। साथ ही साथ अपने नाम का खुतबा भी पढ़वाया। साथ ही साथ अपने नाम का खुतबा भी पढ़वाया। क्या होता है जानते हैं? जुम्मा के दिन, आज शुक्रवार है ना जी, आज जुम्मा का दिन है। देखिए, मुसलमान कभी नमाज अदा करे या ना करे, शुक्रवार को जरूर नमाज अदा करता है। शुक्रवार का दिन ही मुसलमानों के लिए जुम्मा का दिन माना जाता है। और जुम्मा के दिन जो है नमाज अदा करने के बाद जो है आपको अपने नाम से यानी अगर कोई शासक, अगर कोई सुल्तान अपने नाम से नमाज अदा करवाता है तो उसी को खुतबा कहा जाता है। अगर कोई सुल्तान अपने नाम से नमाज अदा करवाता है तो उसी को खुतबा कहा जाता है। तो जुम्मा के दिन सुल्तानों के द्वारा अपने नाम से जो नमाज अदा करवाने की परंपरा थी उसी को खुतबा कहा जाता था। तो ये अपने नाम से खुतबा पढ़वाया था। फुल स्टॉप। मुबारक शाह ने उसी लाइन में कंटिन्यू। मुबारक शाह ने तैमूर के पुत्र मुबारक शाह ने तैमूर के पुत्र शाहरुख को मुबारक शाह ने तैमूर के पुत्र शाहरुख को कर देना बंद कर दिया था। फुल स्टॉप। इन्होंने 1433 ईस्वी में, उसी में कंटिन्यू, इन्होंने 1433 ईस्वी में दिल्ली में यमुना नदी के किनारे 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 मुबारकाबाद दिल्ली में यमुना नदी के किनारे मुबारकाबाद नामक शहर को बसाया। 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 इन्हीं के दरबार में, उसी में कंटिन्यू लिखिएगा, उसी में कंटिन्यू, इन्हीं के दरबार में, उसी में कंटिन्यू लिखिएगा। इन्हीं के दरबार में
एक महान विद्वान, इन्हीं के दरबार में एक महान विद्वान याहिया बिन अहमद सरहिंदी, इन्हीं के दरबार में एक महान विद्वान याहिया बिन अहमद सरहिंदी इन्हीं के दरबार में एक महान विद्वान याहिया बिन अहमद सरहिंदी, याहिया बिन अहमद सरहिंदी रहा करता था। रहा करता था जिन्होंने तारीख मुबारक शाही जिन्होंने तारीख मुबारक शाही नामक तारीख मुबारक शाही नामक साहित्य की रचना तारीख मुबारक शाही नामक साहित्य की रचना की है। यही साहित्य हमें सैयद वंश के विषय में यही साहित्य हमें सैयद वंश के विषय में यही साहित्य हमें सैयद वंश के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान करता है। फुल स्टॉप। उसी में कंटिन्यू 1434 ईस्वी में 1434 ईस्वी में सिद्धपाल बोर्ड पे लिखा हुआ है। 1434 ईस्वी में सिद्धपाल नामक व्यक्ति ने 1434 ईस्वी में सिद्धपाल नामक व्यक्ति ने मुबारक शाह की हत्या कर दी। चलिए फिर से पैराग्राफ चेंज कीजिएगा, लिखिएगा मुबारक शाह का अपना कोई उत्तराधिकारी नहीं था। मुबारक शाह का अपना कोई पुत्र नहीं था, ये लिखिए मुबारक शाह का अपना कोई पुत्र नहीं था। मुबारक शाह का अपना कोई पुत्र नहीं था जिस कारण मुबारक शाह का अपना कोई पुत्र नहीं था जिस कारण उसका उत्तराधिकारी उसका भतीजा मोहम्मद शाह बना। जिस कारण उसका उत्तराधिकारी उसका भतीजा मोहम्मद शाह बना। जिस कारण उसका उत्तराधिकारी उसका भतीजा मोहम्मद शाह बना। मोहम्मद शाह को सुल्तान बनाने में मोहम्मद शाह को सुल्तान बनाने में मोहम्मद शाह को सुल्तान बनाने में सबसे अहम योगदान मोहम्मद शाह को सुल्तान बनाने में सबसे अहम योगदान मोहम्मद शाह को सुल्तान बनाने में सबसे अहम योगदान मलिक उल सरबर का था।
मोहम्मद शाह को सुल्तान बनाने में सबसे अहम योगदान मलिक उल सरबर का था। मलिक उल सरबर का था, जिस कारण मोहम्मद शाह ने जिस कारण मोहम्मद शाह ने अपना वजीर मलिक उल सरबर को बनाया। अपना वजीर मलिक उल सरबर को बनाया। फुल स्टॉप। मलिक उल सरबर को बनाया। फुल स्टॉप। मोहम्मद शाह के समय मालवा के शासक महमूद खिलजी ने, उसी में लिखते जाइएगा, पैराग्राफ में लिखा रहे हैं। मोहम्मद शाह के समय मालवा के शासक महमूद खिलजी ने मालवा के शासक महमूद खिलजी ने मोहम्मद शाह के समय मालवा के शासक महमूद खिलजी ने दिल्ली पर आक्रमण किया। लेकिन समय रहते सरहिंद के सूबेदार बहलोल लोदी बोर्ड पे लिखा हुआ है। लेकिन समय रहते सरहिंद के सूबेदार बहलोल लोदी ने मोहम्मद शाह का साथ दिया। लेकिन समय रहते सरहिंद के सूबेदार बहलोल लोदी ने मोहम्मद शाह का साथ दिया, जिस कारण मोहम्मद शाह ने महमूद खिलजी को पराजित कर दिया। 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 फुल स्टॉप। महमूद खिलजी को पराजित कर दिया। फुल स्टॉप। आगे पराजित कर दिया। फुल स्टॉप। अरे क्या बोल रहे हैं? उसी में लिखना है, पैराग्राफ में लिखा रहे हैं। पैराग्राफ जब भी चेंज करना होगा तो हम तो बोलिए देते हैं। उसी में आगे लिखना है मोहम्मद शाह, उसी में आगे लिखना है मोहम्मद शाह बहलोल लोदी को मोहम्मद शाह बहलोल लोदी को अपने पुत्र की संज्ञा दी।
अपने पुत्र की संज्ञा दी और खाने खाना की उपाधि प्रदान की। अपने पुत्र की संज्ञा दी और खाने खाना की उपाधि प्रदान की। मोहम्मद शाह बहलोल लोदी को अपने पुत्र की संज्ञा दी और खाने खाना की उपाधि प्रदान की। और खाने खाना की उपाधि प्रदान की। आगे पैराग्राफ चेंज करके लिखना है। अब मोहम्मद शाह का उत्तराधिकारी उसका बेटा अलाउद्दीन आलम शाह बना। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखना है। मोहम्मद शाह का उत्तराधिकारी उसका बेटा अलाउद्दीन आलम शाह बना। मोहम्मद शाह का उत्तराधिकारी उसका बेटा अलाउद्दीन आलम शाह बना। मोहम्मद शाह का उत्तराधिकारी उसका बेटा अलाउद्दीन आलम शाह बना। अलाउद्दीन आलम शाह बना, जो काफी अयोग्य शासक साबित हुआ। जो काफी अयोग्य शासक साबित हुआ। जो काफी अयोग्य शासक साबित हुआ। फुल स्टॉप। फुल स्टॉप। अलाउद्दीन आलम शाह 1447 ईस्वी में अलाउद्दीन आलम शाह 1447 ईस्वी में अलाउद्दीन आलम शाह 1447 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बदायूं घूमने गए। अलाउद्दीन आलम शाह 1447 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बदायूं घूमने गए। फुल स्टॉप। ये शहर उन्हें पसंद आ गया। ये शहर उन्हें पसंद आ गया। ये शहर उन्हें पसंद आ गया। और फिर अलाउद्दीन आलम शाह बदायूं में ही बस गए। और फिर अलाउद्दीन आलम शाह बदायूं में ही बस गए। इसी का लाभ उठाकर इसी का लाभ उठाकर इसी का लाभ उठाकर इसी का लाभ उठाकर बहलोल लोदी ने इसी का लाभ उठाकर बहलोल लोदी ने दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत बहलोल लोदी ने दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत लोदी वंश की स्थापना 1451 ईस्वी में लोदी वंश की स्थापना 1451 ईस्वी में लोदी वंश की स्थापना 1451 ईस्वी में कर डाली। लोदी वंश की स्थापना 1451 ईस्वी में कर डाली। लोदी वंश की स्थापना 1451 ईस्वी में कर डाली। लोदी वंश की स्थापना 1451 ईस्वी में कर डाली। आगे हेडिंग मारिए लोदी वंश। आगे हेडिंग मारिए लोदी वंश। लोदी वंश 1451 से 1526 1451 से 1526। आगे हेडिंग मारिए लोदी वंश 1451 से 1526। लिखिए नीचे से लिखिएगा। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत शासन करने वाला, नीचे से लिखिएगा, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत शासन करने वाला
दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत शासन करने वाला, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत शासन करने वाला ये अंतिम राजवंश था। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत शासन करने वाला ये अंतिम राजवंश था। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत शासन करने वाला ये अंतिम राजवंश था। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत शासन करने वाला ये अंतिम राजवंश था। ये अंतिम राजवंश था। और देखिए इस राजवंश में 3 शासक हुए, और जो है आपको इस राजवंश में जो 3 शासक हुए हैं सब एक ही वंश के थे, और ये सब शासक जो है आपको अफगानी मूल के थे। गौर कीजिएगा, गुलाम वंश, इसके बाद खिलजी वंश, ये सब तुर्क मुसलमान थे। फिर तुगलक वंश के शासक कराना तुर्क मुसलमान थे, और जो है आपको सैयद वंश के शासक जो है शिया मुसलमान हुए, और ये सब जो है अफगानी मूल के थे। ये सब अफगानी मूल के थे, ये अफगानी मुसलमान थे, ये अफगानी मुसलमान थे। तो जो लोदी वंश है, लोदी वंश भारत में शासन करने वाला प्रथम अफगानी मूल वंश है। प्रथम अफगानी मूल वंश लोदी वंश है, और इस वंश के शासक प्रथम अफगानी मूल वंश के शासक हुए जिन्होंने भारत के ऊपर शासन किया। और लोदी वंश के अंतर्गत जो 3 शासक है, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी। देखिए इसमें अगर फरिश्ता नामक इतिहासकार पर विश्वास किया जाए तो फरिश्ता इतिहासकार का नाम है, जैसे बर्नी इतिहासकार का नाम है वैसे ही फरिश्ता इतिहासकार का नाम है। मात्र एक फरिश्ता नामक इतिहासकार ऐसे इतिहासकार है जिन्होंने इस बात का विवरण दिया है कि बहलोल लोदी का भी राज्याभिषेक 2 बार हुआ है। बहलोल लोदी का भी राज्याभिषेक 2 बार हुआ है। और पूरे दिल्ली सल्तनत की अगर बात की जाए तो पूरे दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो है अगर फरिश्ता पर विश्वास करके चले तो 2 ऐसे सुल्तान हुए जिनका राज्याभिषेक 2 बार हुआ। एक आपको फिरोज शाह तुगलक और दूसरा आपको बहलोल लोदी, दूसरा आपको बहलोल लोदी। और अगली बात, पूरे दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत अगर देखा जाए तो दिल्ली सल्तनत के प्रथम सुल्तान हुए थे कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। और दिल्ली सल्तनत के अंतिम सुल्तान हुए हैं इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी। ऐबक से लेकर के इब्राहिम लोदी तक जितने भी सुल्तान हुए उन सभी सुल्तानों में सबसे अधिक वर्षों तक शासन करने का रिकॉर्ड जिसके नाम दर्ज है वह है बहलोल लोदी। बहलोल लोदी की अगर आप बात करेंगे तो आप घटाएंगे तो 9 में से 1 जाएगा 8, 8 में से 5 जाएगा 3, यानी कहने का मतलब यह हुआ 38 वर्ष, 38 वर्षों तक, 38 वर्षों तक। देखिए 38 वर्षों तक बहलोल लोदी का शासन रहा है पूरे दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत। ऐबक से लेकर के कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर के इब्राहिम लोदी तक जितने भी सुल्तान हुए उन सभी सुल्तानों में जो सबसे लंबा टाइम पीरियड है, जो सबसे लंबा कार्यकाल है वह है आपको बहलोल लोदी का कार्यकाल। ठीक है, लिखिए उसी में। अच्छा नहीं, स्टार मार के जो पॉइंट लिखे हैं उस पॉइंट से अलग लिखिएगा। अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा स्टार मार के। लोदी वंश भारत में शासन करने वाला, लोदी वंश भारत में शासन करने वाला प्रथम लोदी वंश भारत में शासन करने वाला प्रथम अफगानी राजवंश हुआ। लोदी वंश भारत में शासन करने वाला प्रथम अफगानी राजवंश हुआ, प्रथम अफगानी राजवंश हुआ, प्रथम अफगानी राजवंश हुआ। इस राजवंश में इस राजवंश में कुल 3 शासक हुए। इस राजवंश में कुल 3 इस राजवंश में कुल 3 शासक हुए जो निम्न है। इस राजवंश में कुल 3 शासक हुए जो निम्न है।
1 नंबर में अब ठंडा मौसम आएगा कुछ दिन में, नहीं हो, सितंबर है नहीं, गर्मी से चलिए इस साल हम लोग उबर गए ना। ठंडा का मौसम ठीक होता है, ठीक होता है, हाँ ठीक होता है, सब मौसम ठीक होता है, समझे। अब 1 नंबर में बहलोल लोदी 1451 से 1489 लिखिए। 1 नंबर में बहलोल लोदी 1451 से 1489। 2 नंबर में सिकंदर लोदी 1489 से 1517। 2 नंबर में सिकंदर लोदी 1489 से 1517। 3 नंबर में इब्राहिम लोदी 1517 से 1526। अब आगे हेडिंग मारिएगा बहलोल लोदी, बहलोल लोदी, बहलोल लोदी, बहलोल लोदी। डैश देकर लिखिएगा। बहलोल लोदी सुल्तान बनने से पहले, बहलोल लोदी सुल्तान बनने से पहले, बहलोल लोदी सुल्तान बनने से पहले, बहलोल लोदी सुल्तान बनने से पहले सरहिंद के बहलोल लोदी सुल्तान बनने से पहले सरहिंद के सूबेदार, बहलोल लोदी सुल्तान बनने से पहले सरहिंद के सूबेदार हुआ करते थे। फरिश्ता नामक इतिहासकार के अनुसार, फरिश्ता नामक इतिहासकार के अनुसार, उसी में फरिश्ता नामक इतिहासकार के अनुसार बहलोल लोदी का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। फरिश्ता नामक इतिहासकार के अनुसार बहलोल लोदी का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। फरिश्ता नामक इतिहासकार के अनुसार बहलोल लोदी का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था, 2 बार हुआ था। फुल स्टॉप। अगला पॉइंट स्टार मार के लिखिएगा। पूरे दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत, पूरे दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत पूरे दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत, 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 पूरे दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत सबसे अधिक वर्षों तक पूरे दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत सबसे अधिक वर्षों तक शासन, पूरे दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत सबसे अधिक वर्षों तक शासन बहलोल लोदी ने ही किया है, बहलोल लोदी ने ही किया है, बहलोल लोदी ने ही किया है। कॉस्ट में 38 वर्ष। अब आगे सुनिए। जो बहलोल लोदी हुए, बहलोल लोदी जो है, बहलोल लोदी जो है बहलोल नामक सिक्का चलाया था, जो चांदी का सिक्का था, चांदी का सिक्का था। और बहलोल सिक्का का प्रचलन लोदी वंश के अंतर्गत बहलोल लोदी के काल में हुआ और बहलोल सिक्का का प्रचलन अकबर के समय तक रहा था, अकबर के समय तक रहा था।
तो बहलोल नामक चांदी का सिक्का जो है बहलोल लोदी के द्वारा चलाया गया था। और बहलोल लोदी के विषय में कहा जाता है कि बहलोल लोदी अपने सरदारों का, अपने दरबारियों का काफी सम्मान किया करता था, काफी सम्मान किया करता था। किसी भी सामाजिक सम्मेलन में या किसी भी अवसर पर बहलोल लोदी अपने सरदारों के खड़ा होने पर स्वयं भी खड़ा हो जाते थे, स्वयं भी खड़ा हो जाते थे। जैसे उनके दरबारी सरदार खड़ा हुए वैसे ही बहलोल लोदी भी खड़ा हो जाता था। यानी बहलोल लोदी का जो राजत्व का सिद्धांत था, यानी शासन करने का जो उनका तरीका था, वो समानता के सिद्धांत पर आधारित था, वो समानता के सिद्धांत पर आधारित था। यानी सबको वो एक समान दृष्टिकोण से देखता था, इंक्लूडिंग स्वयं तक। स्वयं सुल्तान था लेकिन फिर भी जो है वे अपने आप को सभी के समान ही मानते थे, और सभी के समान मानते थे इसलिए तो अपने सरदारों के खड़ा होने पर स्वयं भी खड़ा हो जाता था। और बहलोल लोदी अपने सरदारों को जो है मकसद अली कहकर पुकारता था। बहलोल लोदी अपने सरदार को मकसद अली कहकर पुकारता था। नीचे से लिखिएगा स्टार मार के। नेक्स्ट पॉइंट, उसी में आगे लिखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, बहलोल लोदी ने बहलोल नामक चांदी का सिक्का, बहलोल लोदी ने बहलोल नामक चांदी का सिक्का, बहलोल लोदी ने बहलोल नामक चांदी का सिक्का, बहलोल लोदी ने बहलोल नामक चांदी का सिक्का चलाया। बहलोल लोदी ने बहलोल नामक चांदी का सिक्का चलाया, चांदी का सिक्का चलाया। यह सिक्का अकबर के समय तक प्रचलन में देखने को मिला है। यह सिक्का अकबर के समय तक प्रचलन में देखने को मिला है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, बहलोल लोदी अपने सरदारों को बहलोल लोदी अपने सरदारों को मकसद अली कहकर पुकारता था। बहलोल लोदी अपने सरदारों को मकसद अली कहकर पुकारता था, मकसद अली कहकर पुकारता था। बहलोल लोदी अपने सरदारों को मकसद अली कहकर पुकारता था। बहलोल लोदी अपने सरदारों को मकसद अली कहकर पुकारता था। बहलोल लोदी अपने सरदारों को मकसद अली कहकर पुकारता था। बहलोल लोदी अपने सरदारों को मकसद अली कहकर पुकारता था। बहलोल लोदी अपने सरदारों को मकसद अली कहकर पुकारता था। फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट, बहलोल लोदी सामाजिक सम्मेलनों में बहलोल लोदी सामाजिक सम्मेलनों में अपने सरदारों के दरबारों में खड़े होने पर अपने सरदारों के दरबारों में खड़े होने पर अपने सरदारों के दरबारों में खड़े होने पर स्वयं भी खड़ा हो जाता था, स्वयं भी खड़ा हो जाता था। नेक्स्ट पॉइंट, बहलोल लोदी के राजत्व का सिद्धांत समानता पर आधारित था। बहलोल लोदी के राजत्व का सिद्धांत समानता पर आधारित था। बहलोल लोदी के राजत्व का सिद्धांत समानता पर आधारित था। बहलोल लोदी के राजत्व का सिद्धांत समानता पर आधारित था।
बहलोल लोदी के राजत्व का सिद्धांत समानता पर आधारित था। बहलोल लोदी के राजत्व का सिद्धांत समानता पर आधारित था। बहलोल लोदी के राजत्व का सिद्धांत समानता पर आधारित था। चलिए आगे देखिएगा, बहलोल लोदी की अगर बात करें तो बहलोल लोदी जो है अपने शासनकाल के समय 1479 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के जौनपुर का अभियान किया। बहलोल लोदी 1479 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के जौनपुर का अभियान किया। इस समय जौनपुर के शासक हुआ करते थे हुसैन शाह सरकी। हुसैन शाह सरकी। बहलोल लोदी ने जौनपुर के शासक हुसैन शाह सरकी को पराजित किया और जौनपुर को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाने की घोषणा कर दी। यह बहलोल लोदी का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक अभियान माना जाता है। फिर बहलोल लोदी अपने शासन के वर्षों में 1486-87 ईस्वी में 1486-87 ईस्वी में मध्य प्रदेश के ग्वालियर का अभियान किया और ग्वालियर के समय मध्य प्रदेश के ग्वालियर का अभियान किया। इस समय यहां के शासक रायकर्ण हुआ करते थे। रायकर्ण हुआ करते थे जिसे बहलोल लोदी ने पराजित कर दिया और फिर ग्वालियर को भी बहलोल लोदी ने अपने साम्राज्य में मिलाया। लेकिन जब ग्वालियर अभियान से वापस लौट रहा था तो उसी क्रम में उन्हें लू लग गया। उन्हें लू लग गया। लू गर्मी के दिनों में लू लगता है। लू लग गया और लू लगने के कारण बहलोल लोदी का निधन हो गया। और बहलोल लोदी के निधन होने के बाद बहलोल लोदी का 9 गो या 10 गो बेटा था। 9 गो बेटा था, अंदाज समझ गए। 9 गो बेटा था। बहलोल लोदी के निधन होने के बाद बहलोल लोदी का उत्तराधिकारी उसका तीसरा बेटा निजाम खां बना और निजाम खां सिकंदर लोदी के नाम से गद्दी पर बैठा। निजाम खां सिकंदर लोदी के नाम से गद्दी पर बैठा। आगे हम आपको सिकंदर लोदी के विषय में बताएंगे, लेकिन उससे पहले लिखिए नीचे से स्टार मार के। बहलोल लोदी ने बहलोल लोदी ने 1479 ईस्वी में बहलोल लोदी ने 1479 ईस्वी में जौनपुर का अभियान किया। बहलोल लोदी ने 1479 ईस्वी में जौनपुर का अभियान किया। जौनपुर का अभियान किया। इस समय यहां के शासक हुसैन शाह सरकी थे। इस समय यहां के शासक हुसैन शाह सरकी थे। इस समय यहां के शासक हुसैन शाह सरकी थे। हुसैन शाह सरकी थे जिसे पराजित कर जौनपुर राज्य को बहलोल लोदी ने अपने साम्राज्य में मिला लिया। अपने साम्राज्य में मिला लिया। फुल स्टॉप। अपने साम्राज्य में मिला लिया। फुल स्टॉप। फुल स्टॉप। यह बहलोल लोदी का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक अभियान माना जाता है। यह बहलोल लोदी का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक अभियान माना जाता है। यह बहलोल लोदी का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक अभियान माना जाता है। यह बहलोल लोदी का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक अभियान माना जाता है। यह बहलोल लोदी का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक अभियान माना जाता है। यह बहलोल लोदी का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक अभियान माना जाता है। यह बहलोल लोदी का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक अभियान माना जाता है। सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक अभियान माना जाता है।
फुल स्टॉप, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, बहलोल लोदी ने 1486-87 ईस्वी में बहलोल लोदी ने 1486-87 ईस्वी में ग्वालियर का अभियान किया, ग्वालियर का अभियान किया, ग्वालियर का अभियान किया और वहां के शासक 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 रायकर्ण को पराजित कर और वहां के शासक रायकर्ण को पराजित कर ग्वालियर को अपने साम्राज्य में मिला लिया। वहां के शासक रायकर्ण को पराजित कर ग्वालियर को अपने साम्राज्य में मिला लिया। इस अभियान से वापस लौटने के क्रम में उसी में कंटिन्यू लिखिएगा। इस अभियान से वापस लौटने के क्रम में 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 बहलोल लोदी को लू लग गया। बहलोल लोदी को लू लग गया, लू लग गया, जिस कारण उत्तर प्रदेश के मिलावली नामक स्थान पर जिस कारण उत्तर प्रदेश के मिलावली नामक स्थान पर जिस कारण उत्तर प्रदेश के मिलावली नामक स्थान पर जिस कारण उत्तर प्रदेश के मिलावली नामक स्थान पर बहलोल लोदी का निधन हो गया। जिस कारण उत्तर प्रदेश के मिलावली नामक स्थान पर बहलोल लोदी का निधन हो गया। जिस कारण उत्तर प्रदेश के मिलावली लिखे हुए तो थे, कहां था दिमाग, बस मिलावली नहीं लिखने होता है, कौन बरकाई तोप है। मिलावली नामक स्थान पर बहलोल लोदी का निधन हो गया। चलिए आगे हेडिंग मारिए सिकंदर लोदी, आगे हेडिंग मारिए सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी। चलिए अब पढ़िए, तो जितना लिखाए हैं, समझाए हैं, बताए हैं, पढ़िए उसको, जल्दी पढ़िए। पढ़ने बोले हैं, मुंह देखने नहीं बोले हैं, पढ़िए। पढ़िए फटाफट। पढ़िए जल्दी।
है पढ़िए, ले लड़की पढ़ने ने बोले, मारेंगे मुंह तोड़ देंगे, पढ़िए। पढ़ लिए जी। पढ़ लिए जी। पढ़ लिए जी। आइए तो अब बोर्ड पे। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत शासन करने वाले राजवंशों में एकमात्र सिया वंश से कौन संबंध? सिया वंश से कौन संबंध? सैयद वंश में कितने शासक हुए? कितने शासक हुए? कौन राजवंश के शासक अपने आप को पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का वंशज कहते? सैयद वंश का संस्थापक। तैमूर को भारत लूटने में मदद किसने किया? तैमूर के पुत्र शाहरुख को कर किसने भेजा? तैमूर के मातहत या रैयत आला की उपाधि किसने धारण? खिज्र खां का उत्तराधिकारी कौन बना? तैमूर के पुत्र शाहरुख को कर देना किसने बंद किया? किसने बंद किया? मुबारकाबाद नामक शहर को किसने बसाया? याहिया बिन अहमद सरहिंदी किसके दरबार में रहता? तारीख मुबारक शाही की रचयिता कौन है? याहिया बिन अहमद तारीख मुबारक शाही की रचयिता। सैयद वंश के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी कहां से प्राप्त होती है? मुबारक शाह की हत्या किसने कर दी? किसने कर दी? मुबारक शाह का उत्तराधिकारी। मोहम्मद शाह के समय मालवा के शासक महमूद खिलजी दिल्ली पर आक्रमण किया, किसने मदद किया मोहम्मद शाह को? बहलोल लोदी ने। मोहम्मद शाह को मदद किसने किया? बहलोल लोदी को अपने पुत्र की संज्ञा और खाने खाना की उपाधि किसने दिया? मोहम्मद शाह का उत्तराधिकारी कौन बना? अलाउद्दीन आलम शाह। ठीक है। और सैयद वंश के अंतिम शासक कौन हुए? कहां जाकर बस गया था? कहां जाकर बस गया? दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत शासन करने वाला अंतिम राजवंश। अंतिम राजवंश प्रथम अफगानी मूल का राजवंश। प्रथम अफगानी मूल का राजवंश। कितने शासक हुए? कौन कौन? लोधी वंश के किस शासक का राज्याभिषेक 2 बार हुआ? दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत सर्वाधिक वर्षों तक शासन करने का रिकॉर्ड किसके नाम दर्ज है? किसके नाम दर्ज है? बहलोल नामक सिक्के का प्रचलन किसने किया है? और बहलोल नामक सिक्का कौन धातु का था? कौन धातु का था? कौन अपने सरदारों को मकसद अली कहकर पुकारता था? कौन अपने सरदार के खड़े रहने पर खड़ा रहता था? है? जौनपुर को जीता, ग्वालियर को जीता। कौन बीमारी के कारण निधन हुआ? कौन बीमारी? लूना। चलिए ठीक है।
इससे आगे मिलेंगे अगले क्लास में। हमको निकलने दीजिए तब निकलना। ये वो लड़का ने मेरे निकलने से पहले निकलेगा। आ रहे हैं, कूट देंगे हम। धन्यवाद।